Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Motion Yes, of a sir. train. These all are the examples of translatory motion. Translatory motion is the motion which moves without any Sir, rotation in a straight line. Yes. motion of Earth भी translatory है. Motion of Earth भी Earth translatory है तो rotatory होती है ना. because it's moving Rotational. on a fixed path. Okay, अच्छा सही है. वो जो अपने एक्सिस में घूम रही उसको हम कंसीडर कर रहे हैं. हम पूरी जी सिर्फ अर्थ की मूवमेंट नहीं देख रहे, वरना वो तो जी देखें, स्पिन भी करेंगे. the line may be straight or curved. ठीक है, the line may be straight or curved. यहाँ पे लिखा हुआ है line में. Watch how various objects are moving. Do they move along a straight line? Do they move along a circle? A car moving in a straight line has translational motion. Similarly, an aeroplane moving straight in translational motion. Translatory motion is further divided into linear motion, circular motion, and random motion. इसके भी अंदर तीन होते हैं. लीनियर मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर तीन होते हैं. लीनियर आप जो बात करें वो सीधा मूव करता है, वो क्या कहलाता है? लीनियर मोशन. ठीक है. अब सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? जो सर्कुलर, जैसे मूवमेंट मोशन ऑफ अर्थ है, ये सर्कुलर मोशन है क्योंकि वो अराउंड इट्स ऑर्बिट सर्कल. रैंडम मोशन बर्ड्स का होता है. रैंडम मोशन कभी ये सीधे उड़ रही है लीनियर, फिर कभी सर्कुलर घूम रही है, तो रैंडम है, इनका किसी भी मोशन में चले जाती हैं. मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स भी इसी तरह है, मोशन ऑफ एरोप्लेन भी इसी तरह है. मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? वो भी रैंडम है क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. रैंडम मोशन. अच्छा देखें, लीनियर मोशन आ गया. स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन. आप बाउलिंग की एग्जांपल दे सकते हैं कि बॉल जब आप फेंकते हैं तो इट्स लीनियर. लीनियर मोशन की एग्जांपल, मोशन ऑफ अ फुटबॉल, द मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड, स्लाइडिंग अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विद एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ. ठीक है, इसकी देखें, आ गया एग्जांपल अर्थ की. ठीक है. The motion of electron around the nucleus is also the example of the circular motion. The motion of a toy, the motion of planets around the sun. Random motion क्या होता है? The disorder or irregular motion of a body. Disorder है, उसका कोई एक order नहीं है, ना सीधा जा रहा है ना circular है, change कर रहा है, कभी सीधा हो रहा है कभी, तो इसको कहते हैं random motion. Rotatory motion क्या होता है? देखो, एक ही एक्सिस पर अगर एक बॉडी मूव कर रही है, स्पिनिंग अराउंड अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन. जस्ट लाइक आपके पास कोई भी गियर सिस्टम होता है, या कार का व्हील ले लें आप, तो वो किस मोशन में मूव कर रहा होता है? रोटेटरी मोशन. एक ही वो एक जगह बाउंड हुआ है उसका व्हील, वो मूव नहीं कर सकता वहां से, उसी जगह पे वो घूमता रहेगा. इसकी और एग्जांपल है सिलाई मशीन का जो व्हील होता है, वो भी रोटेटरी मोशन होता है. सिलाई मशीन का जो व्हील होता है, जो हाथ से चलाते हैं, जो पुरानी सिलाई मशीन होती थी वो, या उस इसकी एग्जांपल वो भी हो सकती है वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर से वो जो पानी को घुमाते हैं. ठीक है, जो ऊपर सर, फैन. इसकी एग्जांपल अर्थ भी हो सकती है फिर, क्योंकि वो भी रोटेटरी मोशन होती है उसकी भी. तो ये देखिए, रोटेटरी ट्रांसलेटरी में भी आ सकता है, रोटेटरी में भी आ सकती है. नहीं, रोटेटरी मोशन ये नहीं होता. रोटेटरी मोशन इज बेसिकली द बॉडी इज मूविंग. देखें एग्जांपल, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, तो सर इसमें अर्थ भी तो मूव करती है. पिक्चर नजर आ रही है आपको? जी. देखिए, इसके अंदर जो ये ऑरेंज कलर की रॉड है, ठीक है, ये फिक्स होती है. ठीक है, ये मूव नहीं करती. अब ये जो ये गियर इसको कहते हैं, ये जो ब्लू कलर का है, ये गियर मूव करता है, मूव घूमता है. ठीक है, तो ये जो मोशन होता है फिक्स पोजीशन पे, फिक्स एक्सिस पे एक जगह खड़ा है और घूम रहा है बस, तो इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन. अच्छा. अर्थ भी हो सकता है रोटेटरी मोशन. लिखा हुआ है यहाँ पे, द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट द जियोग्राफिक एक्सिस दैट कॉजेज डे एंड नाइट इज रोटेटरी मोशन. जो जियोग्राफिक एक्सिस के जो रात और दिन को ला रहा है, वो भी रोटेटरी मोशन में ही आता है. द मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर एग्जांपल्स ऑफ. गाड़ी का जो व्हील है वो भी रोटेटरी मोशन है. ठीक है. वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? पेंडुलम. पेंडुलम होता है. अबाउट इट्स मीन एक्सिस, मीन पोजीशन पे, एक ही मीन पोजीशन है, उसी के अराउंड घूम रहा है, वो चेंज नहीं करता. एक जो उसका एक पाथ है समझ लें,
उसी के अराउंड घूम रहा होता है, चेंज नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन की क्या एग्जांपल्स हैं? वो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड भी हो सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन में। जी, और सर स्विंग्स। जी सी सॉ जो होता है, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ सी सॉ इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन आल्सो। बेबी क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, बेबी क्रॉल जो होता है जिसको आप घुमाते हो एक तरफ फिक्स होता है, वो उसको भी कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? Rate of change of displacement is called velocity. With respect to time. और स्पीड? स्पीड भी यही होती है, लेकिन बस क्वांटिटीज एक स्केलर एक वेक्टर है, जिससे फर्क है। दोनों स्केलर, दोनों वेक्टर है। दोनों वेक्टर तो नहीं है। नहीं सर, स्पीड इज नॉट, स्केलर है। स्पीड स्केलर है और वो वेलोसिटी वेक्टर है। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड, हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंस क्या है कि स्पीड होता है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में जो होती है वो होता है वेलोसिटी, ये फर्क होता है, डायरेक्शन होती है इसकी डायरेक्शन नहीं होती। It is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, ये फर्क है। It is a vector quantity, velocity, और it cannot be zero, zero नहीं होती, velocity can be zero, velocity zero भी होती है। speed and velocity are terms in motion, ये दोनों होते हैं motion के terms हैं, physical quantities हैं। इसमें कुछ इतना important नहीं है। Speed indicates the relationship between the distance traveled by an object and the time used to cover it. As it can be measured in, measure किस में करते हैं, मीटर, किलोमीटर्स, माइल्स और नॉट्स पर और पर सेकंड में। इसको मेजर किसको, स्पीड के यूनिट्स देख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसमें आपको वो हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा लिखी है इसमें। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट इज अ स्केलर मैग्नीट्यूड, कंसीडर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम elapsed, दोनों चीजें कंसीडर कर रहे होते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है स्पीड। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? एक गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आपकी एक आपको टाइम दिया है और उसके अंदर आपने इतना डिस्टेंस कवर किए तो उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। 60 एक किलोमीटर जो दिए होते हैं, गिवन किलोमीटर, जैसे कराची टू हैदराबाद 200 किलोमीटर अगर है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में एवरेज स्पीड उसमें लिखा होता है कि इतनी एवरेज स्पीड होगी तो ये 200 किलोमीटर 2 घंटों में कवर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। उसकी एवरेज स्पीड 60 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, इस तरह 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी आप लोगों ने मुझे बता दिया। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें ये। द एवरेज स्पीड इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट होता है, और यू कैन गिव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव और इवन नल, जीरो, जीरो भी होती है क्योंकि वेलोसिटी फिर से इसके लिखे हुए। It cannot be negative, it can be negative, it is the rate of change of displacement, it is the rate of change of distance। इसमें distance होता है, इसमें displacement होता है। Speed is the distance upon time, velocity is displacement upon time। अच्छा, इसके बाद क्या था? अच्छा, velocity time graphs। distance क्या होता है? इसमें पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस इज द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं जैसे मैंने बताया था व्हाइट बोर्ड पे, ए और बी दो पॉइंट्स हैं।
तो उसके दरमियान ये जो चीज है, ये इसका क्या है, डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन जो है, फिजिकल सेपरेशन विद टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पता लग गया आपको, एवरेज स्पीड पता लग गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जो किसी भी इंस्टेंट पे जो हम देखते हैं ये वेलोसिटी की वैल्यू, वो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट वेलोसिटी का होती है मतलब ही ये होता है, इंस्टेंट का मतलब ही ये होता है किसी भी कि एक पर्टिकुलर टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, कि मैं बोलूँ कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आप क्या कर रही हो, अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसे 4:10 हो रहे हैं और इस सेकंड में आप क्या कर रहे हो, इंस्टेंट। मैंने एक इंस्टेंट सवाल पूछ लिया आपसे कि तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक इंस्टेंट टाइम पे आप वेलोसिटी की ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट टाइम, क्या वेलोसिटी होगी इस टाइम पे, एक बॉडी मूव हो रही है और उसकी जो 1 से शुरू हुआ, 1 मिनट से शुरू हुआ, तो फिर जो 5 मिनट्स पे वो बॉडी क्या, उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जिसमें इक्वल से ट्रैवल कर रही होती है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सेम वेलोसिटी से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है। Travels equal distance in equal intervals of time is called uniform velocity। Equal हो, uniform speed भी इसी तरह यही होती है। वेरिएबल क्या होती है? तो नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करे। सर इनके ग्राफ्स भी होते हैं, इनके ग्राफ्स आते हैं एमसीक्यूज। ग्राफ होते हैं, अभी वही ग्राफ पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन, The rate of change of velocity is called acceleration. बिल्कुल, the rate of change of velocity, if the velocity changes at constant rate the acceleration is uniform, otherwise it is variable। उसी तरह है जैसे एक्सेलरेशन भी वेरिएबल और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट पे, मतलब एक कांस्टेंट, अब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट पे एक बॉडी मूव हो रही है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अदरवाइज उसको वेरिएबल कहते हैं, चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे अगर ट्रैफिक जैम है तो उसमें गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही होती है, तो उसमें वो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। अच्छा, अब ये ग्राफ्स आ गए, हमें ग्राफ्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी पढ़ लिया, टाइम टाइम पता है हमें। टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी विल यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं? Vf is equals to Vi plus At. फर्स्ट लॉ ऑफ First मोशन, equation, first or second S is equals to Vit plus 1/2 At square, और यहाँ पे G भी रिप्लेस हो सकता है इनमें, एक एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे ग्रेविटेशन आ जाती है। और थर्ड 2AS is equals to Vf square minus Vi square। बिल्कुल, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड, सर इनके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं ये भी बता दीजिएगा, मतलब एक एग्जांपल दे दीजिएगा। इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो इनके तो होते हैं बहुत सारे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू AS, okay। When the velocity is constant, the velocity time graph with y-axis denoting the velocity and the x-axis denoting time will be like। अच्छा, जब कह रहे हैं कि अगर velocity constant होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, बताएं, कोई एक बताए कैसे बनेगा, कुछ आइडिया है? अगर constant है, जीरो एक्सेलरेशन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन इज जीरो, यस। So it will be a straight line. If we draw a graph between velocity and time, so it will be a straight line. ठीक है? जी।
ये कब है ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ग्राफ ये वाला एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या बोलेंगे एक्सेलरेशन 0 होगी तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, या कांस्टेंट वेलोसिटी करके भी आ सकते हैं, दोनों चीजें आ सकती हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, if a velocity case 2 velocity time graph with constant acceleration, अगर constant acceleration हो, पहले बोला था constant velocity और अब बोले constant acceleration, अब कैसे बनेगा? इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 होती है, इस तरह बनेगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि दोनों चीजें बढ़ रही है, देखिए वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एज टाइम भी बढ़ रही है, तो ग्राफ हमेशा इस तरह बनता है, ठीक है। इसमें ये क्या शो कर रही है, वेलोसिटी भी साथ साथ बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला ये बन जाता है ना, इससे आप देखें v, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखिए, और vf is equal to vi plus at. vi is u for initial velocity of the particle is 0 when the acceleration is constant, ठीक है। तो 0 लिख दिया हमने, vi को 0 लिख दिया, तो v is equal to at। अब देखें v और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, मैंने आपको बताया था कल फिजिक्स की क्लास में, लास्ट क्लास में, ठीक है। देखें दोनों चीजें बढ़ रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी चीज होगी मींस दोनों चीजें, आप वेलोसिटी बढ़ाते हो टाइम भी बढ़ेगा, तो उसके लिए ग्राफ हमेशा इस तरह बनेगा, ठीक है, डायगोनल लाइन बनेगी। नंबर 3, इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी उसका ग्राफ देख लिया आपने, अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं है। तो ये कर्व बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा कर्व। जी कर्व बनेगा, बिल्कुल इसी तरह कर्व बनेगा, होगा सर। इस तरह बनेगा, इस तरह कर्व बनेगा। ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आगे भी अभी ग्राफ्स आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देख लिया, वेलोसिटी को टाइम के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, अब एक्सेलरेशन को टाइम के साथ हम देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह होता है एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी की तरह ही होता है। जब ये ए वाला कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जीरो एक्सेलरेशन 0 होगी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जी और नेक्स्ट बी, बी बताएं, बी ग्राफ एक्सेलरेशन में। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। टाइम भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, velocity acceleration एक्सेलरेशन और टाइम बढ़ रहा है, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं हम टाइम भी बढ़ रहा है, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनका लिंक है, a इज इक्वल टू टी आ जाता है इसमें, तो उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसमें ये ग्राफ आता है। और थर्ड वाला एक्सेलरेशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम बोथ हैव द सेम ग्राफ्स, तो ये इसलिए आसान है याद करना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो ऑब्जेक्ट की, shortest distance covered between any 2 points। स्पेसिफिक डायरेक्शन में सही। चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डायरेक्शन। जी इस तरह जी बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, सारी सही हैं आप लोगों ने जो बताई हैं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अब ए बी और सी, इसमें first graph explains that the object is stationary for a period of time such that the slope is 0, which means that the velocity of an object is 0। इसमें velocity इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, क्या चीज कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है क्यों 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेंसर दोनों मतलब वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट है।
देखिए डिस्प्लेसमेंट इसमें कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है सिर्फ, टाइम चेंज हो टाइम रहा है। चेंज हो रहा है ना। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो एक चीज कांस्टेंट होती है उसमें, जो जहाँ जिस तरफ से स्ट्रेट लाइन बन रही है, दो तरह से ग्राफ बन सकते हैं। अगर एक मैं बोलूँ कांस्टेंट है चीज, तो दो तरफ से बन सकते हैं। एक ग्राफ, दो तरह के ग्राफ बना दिए मैंने, इसका मतलब भी कांस्टेंट है, इसका मतलब भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस पे चीज वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो वाई एक्सिस पे चीज है वो कांस्टेंट है, बिकॉज एक्स पे मूव कर रही है, एक्स पे तो चीज चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे चेंज कर रही है, यहाँ पे 1 थी 2 थी। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी यहाँ पे 1 थी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 2 हो गई, फिर यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम अगर 5 सेकंड था तो ये 5 सेकंड है, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी जिस एक्सिस पे भी आ जाए, इसका मतलब है एक चीज कांस्टेंट है। और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दी कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं। जो दूसरा ग्राफ है बी, Yes. डिस्प्लेसमेंट इसमें second graph explains that the velocity of an object is constant and increase with the time such that the slope of graph remains constant and positive. स्लोप जो है वो, इसको स्लोप भी कहते हैं, स्लोप बन रहा है ना, स्लोप ग्राफ। अब उसमें स्लोप, जो फर्स्ट ग्राफ में स्लोप क्या था? वो स्ट्रेट लाइन थी। स्लोप जीरो था, स्लोप जीरो था उसमें। जीरो था स्लोप नहीं। स्लोप तो है ही नहीं Zero. इसमें, स्लोप कहाँ है इसमें? ए में तो है ही नहीं नहीं स्लोप इसमें, और दूसरे में स्लोप पॉजिटिव है। तीसरे में थर्ड ग्राफ explains that the acceleration, velocity and displacement are constant. The slope of a graph increase with time. इसमें तीनों चीजें कांस्टेंट है, इसमें तीनों चीजें कांस्टेंट है, acceleration, velocity and time। ये तीनों इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये आपको तीनों के साथ रिलेट करके याद होनी चाहिए। पहले में स्लोप, अब तीन तरह से इसके एमसीक्यू इस तरह आ सकते हैं कि स्लोप किस में जीरो होगा, ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। और आपको चार ग्राफ दिए होंगे, बताना होगा कौन सा ग्राफ, और किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसमें बी ऑप्शन होगा, स्लोप जीरो ए में है। इसका दूसरे तरह से ये एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा तो उसका वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी भी जीरो जीरो होगी तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, उसका ग्राफ ए पार्ट होगा। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। और ये ऐसे नॉर्मल भी एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि ग्राफ नहीं पूछा, वो सिर्फ ये पूछा अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसका स्लोप भी जीरो हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये सारे इस तरह तीन तरह एमसीक्यूज इसके आ सकते हैं। इसी तरह आप ये बी और सी के भी देख लीजिएगा, इस तरह इनके एमसीक्यूज आ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कितने लॉ होते हैं? तीन लॉज हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट is at rest or continues its uniform motion unless it is acted upon by an external force. यस, एक बॉडी कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रेस्ट में सिर्फ नहीं, दो चीजें बोलता है कि रेस्ट में रहेंगी, ये यूनिफॉर्म मूव करते हैं, क्योंकि जो चीज यूनिफॉर्म मूव करती है उसको भी हम लोग रेस्ट में कंसिडर करते हैं, उसकी भी हम लोग वेलोसिटी जीरो रख रहे होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मूवमेंट कर रही होती है, एक्सेलरेशन भी उसकी जीरो रख रहे होते हैं। तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट में रहेगी। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसको आप रोकोगे नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोको। या एक बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट भी रहेगी जब तक उसको आप फोर्स ना दो। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन है। न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन क्या है? Newton's law का second motion ये कि जब भी when a force acts on a body it produces acceleration on the direction of the motion and the mass is kept constant. Masses remain unchanged. इस तरह का है। और आप लोग बताएं।
एक्सेलरेशन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के साथ, जब आप फोर्स देते हो, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स, जो एक्सेलरेशन जो जनरेट हो रहा है वो नेट फोर्स की वजह से हो रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। टोटल नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। तो और एक्सेलरेशन जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a, और फिर इज इक्वल टू ma हो जाता है। F इज इक्वल टू ma इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्वेश्चन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ है एक्शन इज equal to reaction in opposite direction. ये सबको याद होता है। एवरी Every एक्शन action is देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबका जो भी एक्शन करोगे आप, उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन आप पे भी हो सकता है। एक न्यूमेरिकल है इसमें, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ जाता है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास, बताएं कैसे होगा। सपोज अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is having an acceleration of 5 meter per second. What is the net force experiencing by it? net force. F is equals to ma यूज होगा ना? बताएं। Yes. सर ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, Square. एक्सेलरेशन है F इक्वल्स ma है ये। आंसर बताएं। एक मिनट। 50 न्यूटन। जी बिल्कुल 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। यार है। तो इस ऐसे न्यूमेरिकल में तो आपको 10 सेकंड्स लगने चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको पता है मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दी है। आप लोगों ने जैसे ही न्यूमेरिकल देखो, आप डेटा बनाया करो। आप जब भी सवाल करो, जब भी करो, आगे आप इंजीनियरिंग करोगे उसमें न्यूमेरिकल्स ही होते हैं ज्यादातर। तो यू आर सीइंग द स्टेटमेंट्स। जो पहला काम आप न्यूमेरिकल देख के, जब आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो कर लिया जैसे किया है, लेकिन अगर उसमें भी इस तरह एक कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि आप न्यूमेरिकल देख के जो उसकी वैल्यूज है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे नंबर्स गिवन है जो भी, वो आप लिख लो और उसके साथ उसके यूनिट्स लिख लो। यूनिट से पता लग जाता है वो है चीज क्या। अगर इसमें ये भी नहीं लिखा था बॉडी ऑफ 10 kg, अगर मास ना भी लिखा हो तब भी मुझे पता लग जाएगा कि 10 kg मास ही है, क्योंकि इसका यूनिट से पता लगता है। ठीक है। काफी जगह पे ये नहीं लिखा होता कि ऑफ मास 10 kg, ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो काफी जगह नहीं लिखा होगा कि ये मास है। तो जस्ट सबसे पहले काम आपको न्यूमेरिकल देख के क्या करना है कि आपको न्यूमेरिक वैल्यूज को लिख देना है। लाइक रफ पेपर आपको मिलेगा, एंट्री टेस्ट में भी मिलता है हर, तो आप उस पर रेफर कर रहे होगे। तो जैसे न्यूमेरिकल आप वो आया सामने, आपने उसके जो डिजिट वैल्यूज थी वो लिखी, 10 kg जैसे लिख लिया, और फिर आपने आगे पढ़ी स्टेटमेंट। बाकी सारी चीजें इतना फोकस नहीं करनी, बाकी जो वर्डिंग लिखी हुई, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल की ऐसे एक्स्ट्रा वर्डिंग होती है। और एक्सेलरेशन लिख लिया आपने 5 मीटर पर सेकंड। दो चीजें अब आपको, और हाँ ये चीज आखिरी देखनी है कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड क्या करना है, एफ, व्हाट इज द नेट फोर्स। एफ लिख दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये डेटा जिसको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा बना लिया। अब डेटा में ही सब कुछ आपको सामने है। आपको एफ निकालना है, एम ए दिया हुआ है, तो सिंपल आपको एक माइंड में क्लिक हो जाएगा कि एफ इज इक्वल टू एम ई। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। हाउ डू फोर्स मास एक्सेलरेशन आर रिलेटेड? F equals ma की फॉर्मूले से। Yes. If the mass of body increasing, keeping the acceleration constant, what happens to the net force? नेट फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, फोर्स चलिए इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर ये नोट्स में है ना सब? ये जो फाइल है ये नहीं है नोट्स में, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सही है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया सर याद नहीं आ रहा। जी सर याद नहीं। नहीं याद आ रहा किसी को भी? लिखा हुआ पढ़े नेक्स्ट पॉइंट में।
इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, समझाना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, रेस्ट या मूवमेंट में रेस्ट या रहता मोशन में रहती है। है। सर ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जो है ना फर्स्ट ईयर में भी इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा नहीं था, इसलिए भी याद नहीं है। एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल या यही स्टेटमेंट थोड़ा सा easy करके Inertia, समझाना। inertia is that property of matter. Inertia एक property है matter की, by virtue of which it, if it is in state of rest or motion, अगर कोई body state of rest में हो या motion में हो और it try to remain state of equilibrium, अगर एक body state of rest में है या motion में है ना, तो वो चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं और मैं मतलब जिस अगर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती रहूं, ठीक है। एक टेंडेंसी होती है इनर्शिया जो चाहती है कि मैं अनचेंज रहूं, सही है, टू रिमेन अनचेंज और टू डू नथिंग, ठीक है। तो ये इनर्शिया इसको कहते हैं। और जब इसकी एग्जांपल ये होती है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें इतना लिखा हुआ है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के क्या मतलब है? होने चाहिए स्टेट। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वल इक्विलिब्रियम का मतलब के बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड नॉट मूविंग, इसलिए इक्विलिब्रियम भी यही होता है। ओके। एग्जाम्पल होता है, अब एक बंदा, आप लोग बस में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड व्हेन अ सडन ब्रेक इज अप्लाइड, एकदम से एक झटका लगता है, ब्रेक, आप बैठे होते हो बस में बैठे हैं आप, गाड़ी चल रही, एकदम से उसने ब्रेक मारा, आपको एक झटका लगा, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये एक एग्जांपल है। Dusting bed with a broom removes the dust due to inertia of rest. When you shake a branch, the leaves get detached. आप जब उसको एकदम से देखें, एक दरख्त का टहनी है, दरख्त की एक ब्रांच है, उस पे पत्ता लटका हुआ है, वो रेस्ट पे लटका हुआ है, वो चाहता है कि मैं लटका ही रहूं और नहीं मूव करूं। आप एकदम से दरख्त की टहनी को हिलाते हो तो वो पत्ता गिर जाता है,